नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जादून एजुकेशन में। हाल ही में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने 3 नए कानून बिल पास किए हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं सारे बिल्स की डिटेल्स जानेंगे कि आखिर किस कानून में किस सज़ा का कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है और अमित शाह ने किन किन चीज़ों के बारे में बताया है और किन किन प्रावधानों को जोड़ा या कम किया गया है। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल अगस्त में पेश किए गए पिछले संस्करणों को वापस लेने के बाद मौजूदा ब्रिटिश युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए लोकसभा में 3 संशोधित विधेयक पेश किए। आईपीसी को भारतीय न्याय यानी द्वितीय, ये इसका दूसरा पार्ट था। आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 1973 की जो सीआरपीसी थी उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेकंड के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। और जो आपके 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसे भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वितीय के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मतलब ये 3 जो आपके प्रमुख कानून थे, ये जो बिल थे, ये आपके संसद में लाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि किस कानून में क्या क्या प्रावधान जो इम्पोर्टेंट है वो किए गए हैं। काफ़ी डिटेल से और काफ़ी क्रिस्प चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 का जो दूसरा वर्जन आया था उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चेंजेस आए हैं। आपने सुना होगा यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की जो उसमें जो आतंकवादी कृत्य या आतंकवादी की परिभाषा दी गई थी उसको इस नए विधेयक में अपना लिया गया है। यह अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है। मतलब अगर इस परिभाषा के तहत अगर कोई अपराध आता है तो वो मृत्युदंड और आजीवन कारावास के तहत दंडनीय होगा। यानी जो लोग किसी आतंकवादी कृत्य की साजिश रचते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं या उसे अंजाम देने में मदद करते हैं, उन्हें 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। इसमें क्रूरता को परिभाषित किया गया है। अर्थात क्या मतलब, संशोधित विधेयक में एक और बात यह है कि इसमें एक महिला के खिलाफ उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को परिभाषित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। अगला है अदालती कार्यवाही का अनाधिकृत प्रकाशन। जो लोग बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में अदालती कार्यवाही से संबंधित किसी भी मामले को, ध्यान रखना, किसी भी मामले को बिना अनुमति के छापेंगे या प्रकाशित करेंगे, उन्हें 2 साल की सज़ा, मतलब 2 साल की जेल या जुर्माना लगाया जाएगा या दोनों भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नियम है ये सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के फैसलों पर लागू नहीं होंगे। मतलब अगर कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है बलात्कार या यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए किसी मामले में, तो उस फैसले को प्रकाशित करने पर कोई भी आपका जुर्माना या सज़ा का प्रावधान नहीं है। अदालती कार्यवाही को या अदालती जब मामला चल रहा हो उसे प्रकाशित करने पर जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक बीमारी एक जो टर्म था उसकी जगह दिमाग की अस्वस्थता शब्द ने ले ली है। देखो, जो विधेयक का पुराना संस्करण था उसमें पागलपन, मानसिक मंदता और मानसिक अस्वस्थता जैसे शब्दों को मानसिक बीमारी से बदल दिया गया था। फिर पैनल ने जब इस पर जांच बैठाई या पैनल ने अपने सुझाव दिए तो पैनल ने बताया कि मानसिक बीमारी शब्द अपने अर्थ में बहुत व्यापक है और इसमें मूड स्विंग्स और स्वैच्छिक नशा भी शामिल हो सकता है ना। इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप जो संशोधित विधेयक लाया गया उसके अधिकांश प्रावधानों में मानसिक बीमारी शब्द को दिमाग की अस्वस्थता से बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म था मॉब लिंचिंग। इसके लिए जो न्यूनतम सजा थी उसमें बढ़ोतरी करी गई है। देखिए, जो मूल विधेयक था उसमें पहली बार मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध को हत्या की एक अलग श्रेणी बना दी गई थी। हत्या के अपराध के विपरीत 7 साल की कम न्यूनतम सजा निर्धारित करने के लिए जो पैनल था उसने इस जो मूल विधेयक की थी उसकी आलोचना की थी। ठीक है, और उसके बाद में जो न्यूनतम सजा थी उसको आजीवन कारावास करने की बात कही थी।
इसकी आलोचना को ध्यान में रखते हुए संशोधित जो विधेयक आया उसने 7 साल की न्यूनतम सजा जो थी उसे हटा दिया है और अब मॉब लिंचिंग को हत्या के बराबर दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं व्यभिचार और धारा 377। ये दो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जिनके ऊपर सिफारिशें पेश की गई थी, लेकिन इनकी सिफारिशों को अनदेखा कर दिया गया। पैनल की दो महत्वपूर्ण सिफारिशों में व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग तटस्थ प्रावधान और पुरुषों महिलाओं ट्रांसपर्सन के बीच गैर सहमति वाले यौन संबंधों और पाशविकता के कृत्यों को अपराध मानने वाले खंड को संशोधित विधेयक जो आया है उसमें छोड़ दिया गया है। इसके अलावा एक और चेंज आया था, वो था छोटे संगठित अपराधों को लेके उनको दोबारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए अब जो अगला कानून था वो था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वितीय इसलिए लगा हुआ है क्योंकि पहले इसे पेश किया जा चुका था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन संसद को लगे जिसके बाद संशोधित विधेयक को अब दोबारा पेश किया गया, इसलिए इसमें द्वितीय लगा हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है सामुदायिक सेवा क्या होती है, उसको परिभाषित किया गया है। जैसे जो मूल विधेयक था उसमें सामुदायिक सेवा की अवधारणा को किस किस में सम्मिलित किया गया था, जैसे आत्महत्या के प्रयास में, अवैध रूप से व्यापार में लगे लोक सेवकों के लिए, 5,000 रुपये से कम की संपत्ति की चोरी के लिए, सार्वजनिक नशा करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता, या फिर मानहानि जैसे जो छोटे अपराध थे उसकी सज़ा के रूप में पेश किया गया था। मतलब अगर आप इन किसी कार्यों को करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सामुदायिक सेवा करनी होती थी। ठीक है, उसके बाद जब पैनल ने सिफारिशें की तो सिफारिशों के अनुरूप इस सजा को अब संशोधित विधेयक की धारा 23 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और परिभाषा क्या है कि वह कार्य जिसे न्यायालय किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकता है जिससे समुदाय को तो लाभ होता है, लेकिन उसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो 5,000 रुपये से कम की संपत्ति की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, न्यायालय उसको ये सज़ा देती है कि आपको कोई जो सामुदायिक सेवा करनी है, जैसे किसी आपको किसी अनाथ आश्रम में किसी की सेवा करनी है, या फिर कोई भी उसको सामुदायिक सेवा करने का उसको एक सज़ा के तौर पर देता है। इससे क्या होगा, इससे समुदाय को तो लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस जो सज़ा उसको जो मिली है या फिर वो जो काम कर रहा है उस काम के लिए उसको कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, वो पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने 1 महीने तक सज़ा के तौर पर यहाँ काम किया है तो मुझे 1 महीने की यहाँ की सैलरी चाहिए। ठीक है, अगला हथकड़ी को लेकर कुछ प्रावधान थे रोचक, तो वो देखते हैं कि तो मूल विधेयक में गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को भागने से रोकने और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हथकड़ी के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। ठीक है, पैनल ने सिफारिश की कि इसे उन व्यक्तियों तक विस्तारित करने की बजाय बलात्कार और हत्या जैसे चुनिंदा जघन्य अपराधों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जिन पर आर्थिक अपराध करने का आरोप लगाया गया है। मतलब पैनल ने ये सिफारिश की कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आर्थिक अपराध है, ठीक है, उनको हथकड़ी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें मतलब आपको ना विस्तारित करने की जगह आपको सिर्फ उतने तक सीमित रखना चाहिए जिसमें बलात्कार हो गया, हत्या हो गया, या फिर कोई बहुत ही जघन्य किसी ने अपराध किया है तो उन अपराधियों को आप हथकड़ी लगाइए, बाकियों को ना लगाइए। ठीक है, महत्वपूर्ण बदलाव एक और था कि हथकड़ी लगाने की जो पुलिस की शक्ति को गिरफ्तारी के समय से आगे बढ़ाकर अदालत के समक्ष पेशी के चरण को भी शामिल कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, इसमें बदलाव एक और हुआ कि जब हथकड़ी कब से लगाई जाती थी, अब उसमें ये चेंजेस कर दिया गया है कि पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस दिन से लेके कोर्ट के समक्ष जब वो पेशी करेंगे तब तक उसको हथकड़ी में रख सकती है पुलिस। ठीक है, अगला था कार्यवाही के जो माध्यम थे, है ना, कार्यवाही होने के जो अदालती कार्यवाही थी उसके माध्यम दृश्य और श्रव्य दोनों हो सकते हैं, ऑडियो और विजुअल। तीव्र तकनीकी प्रगति के अनुरूप मूल विधेयक ने दृश्य श्रव्य मतलब ऑडियो, विजुअल और ऑडियो माध्यमों से अदालती कार्यवाही के संचालन की अनुमति दी। ठीक है, संशोधित विधेयक में अभियुक्तों को आरोप पढ़ने,
आरोप मुक्त करने पर सुनवाई, गवाहों की जांच और दृश्य श्रव्य माध्यमों में साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं। ठीक, चलिए अगला है निवारक निरोध शक्तियां। मूल विधेयक की धारा 172 पुलिस को ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देती है जो संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, संशोधित विधेयक के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए या छोटे मामलों में 24 घंटे के भीतर रिहा कर देना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या चेंजेस आए थे। एक जो मेजर चेंज आया वो आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य विधेयक द्वितीय 2023 में। इसमें था इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता। जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आपके होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे, उनकी स्वीकार्यता की कोई अनुमति दे दी गई है और उनकी स्वीकार्यता की अनुमति दी कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होगा उसे कागजी रिकॉर्ड के समान ही कानूनी प्रभाव उसका रहेगा, उसे उसी प्रकार की मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अन्य प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान जो इन 3 बिलों में आए हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे सीआरपीसी में किसी शिकायत पर एक्शन का कोई समय निर्धारित नहीं था, है ना। आप कोई शिकायत देते थे तो पुलिस उस पर 10 साल बाद भी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अब 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगला है यौन हिंसा के मामले में पहला बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी। ठीक है, जो यौन हिंसा के मामले में है उसमें जो आपका बयान है वो महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेगी और जो पीड़िता है उसका बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज किया जाएगा। ठीक, झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। छोटे मोटे आपराधिक मामलों में समरी ट्रायल में तेजी लाई जाएगी और 3 जो मजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक की सजा वाले मामलों में समरी ट्रायल कर सकते हैं। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक करवाना अनिवार्य होगा और 10 साल या उससे अधिक या आजीवन एवं मृत्युदंड के दोषी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किए जा सकेंगे। ठीक है, घोषित अपराधियों की भारत से बाहर की संपत्ति को जब्त करने का भी एक नया प्रावधान होगा। चलिए, धन्यवाद। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस पर लगाइए, शेयर कीजिए, जिससे वीडियो को अच्छी पहुंच मिल सके और हम मोटिवेट हों आगे नई वीडियोस को लाने के लिए। धन्यवाद।